नमस्कार साथियों, गैस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, परमार आबू के परमार। ठीक है, इनको परमार भी बोलते हैं और पवार भी बोलते हैं। ये भी राजपूत थे। देखिए, इनके जब हमने अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ा था तब हमने पढ़ा था परमार, प्रतिहार, चौहान। अग्निकुंड सिद्धांत के इनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड सिद्धांत से मानी जाती है। ठीक है ना। जो अग्निकुंड सिद्धांत मैंने पिछले भी वीडियो में काफ़ी बताया है। अग्निकुंड सिद्धांत था तो हमारे महर्षि विश्वामित्र जी जब यज्ञ कर रहे थे माउंट आबू पे, तो अलग अलग राजपूतों की उत्पत्ति हुई राक्षसों को मारने के लिए। तो उन राक्षसों को मारने में एक जो नाम आता है वो परमार या पवार भी आता है। ठीक है, परमारों का जो समय है वो 9 से 14 सेंचुरी माना जाता है। परमारों में अगर मैं बात करूंगा तो जो दो मुख्य शाखाएं होंगी, हम उनकी ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है ना। कौन से? आबू के परमार और मालवा के परमार। क्योंकि इस टॉपिक से हमारे स्टेट में थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस बार स्टेट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और सेंटर के भी। जीके हमारी इससे कन्वर्ट हो, है ना, हमारी मतलब पूरी हो रही है, कवर हो रही है, पूरी कवर हो रही है। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि इनमें हम दो महान राजाओं के बारे में तो बात करेंगे। जो आप भोज कहा, राजा भोज, वस्तुतः मेरे ख्याल से तो इनकी जो भोज जो कहा जाता है वो इन्हीं को कहा जाता है, ना। इन्हीं के जो आता है परिवार में ही आता है महाराज भोज। और धारावश के बारे में आपने सुना होगा, तो वस्तुतः उनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो ठीक है, लेके चलता हूँ आपको पवारों की ओर। देखिए, पवार या परमार जो थे वो 19 से 14 सेंचुरी तक आए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, परमार शब्द का मतलब क्या होता है? परमार, पर प्लस मार। पर का मतलब होता है शत्रु और मार का मतलब मारता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने शत्रुओं को मारता है वो कहलाता है परमार। ठीक है, परमार भी कहते हैं, पवार भी कहते हैं इनको। परमारों की महत्वपूर्ण शाखाएं, देखो मैं बहुत सारी शाखाएं थी ऐसे तो परमारों की, पर महत्वपूर्ण शाखाओं की बात करूं तो दो शाखाएं महत्वपूर्ण आएंगी जिनके बारे में हम बात भी करेंगे, आबू के परमार और मालवा के परमार। देखिए, ये परमार जो माने जाते हैं 9th सेंचुरी में, ये राजपूत नरेशों के टाइम में माना जाता है। ठीक है ना, राजपूतों के टाइम में माना जाता है। उनको नाम याद नहीं आ रहा, महाकलेश्वर कुछ ऐसा नाम था उनके समय में। आबू के परमार, अब सबसे पहले बताते हैं आबू के परमार। आबू के परमार के सबसे पहले दो क्वेश्चन आपको हमेशा, किसी भी आप डेंसिटी, जैसे किसी की भी आप शासक के बारे में पढ़ते हो, तो किसी भी शाखा के बारे में पढ़ते हो, किसी भी शाखा, है ना, मतलब किसी भी शासन के बारे में, तो दो चीजें तो आपको मतलब उंगलियों पे याद होनी चाहिए। वो क्या है कि आबू के परमारों के आदि पुरुष कौन है? आबू के परमारों के आदि पुरुष जो है हमारे है धूमराज जी। ठीक है, आबू के परमार तो है हमारे जो आदि पुरुष है वो धूमराज। आबू शाखा की जो मेन जो माने जाते हैं, जिन्होंने आबू की शाखा की नींव रखी, मतलब आबू के जो उस समय जो वहां पे राजा था उनको हरा के अपनी नींव रखी, वो थे उल्ततराज जी। ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, परमारों चालुक्यों के बीच में खूब युद्ध हुए। ठीक है, चालुक्य सोलंकी, ठीक है ना, परमारों चालुक्यों के बीच में खूब काफी युद्ध हुए थे। ठीक है, उसके बाद में मेन हमें क्या करना है कि सारा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे मेन मारवाड़ पढ़ेंगे, जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे, जब हम मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, जयपुर का इतिहास, आमेर का इतिहास, ये पढ़ेंगे जो हम ज्यादा बात करेंगे। इस समय हमें सिर्फ, लेकिन हमें कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, तो मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल है उसमें 110% आपको जो मैंने परमार ये पढ़ाए या फिर बाकी के जो चौहान पढ़ाए, इसके पहले जो मैंने भोजात जी ये पढ़ाए, आपको नहीं पढ़ाया होगा। पूंछ परमार जी, जो पूंछ परमार जी से 997 ईस्वी में मेवात के गुइल शक्ति कुमार को हराया इन्होंने। देखिए, मेवात के, मैं बताऊंगा जब वहां पे पढ़ाऊंगा गुइल कौन थे या शक्ति कुमार कौन थे। मेवात की गुइल शक्ति कुमार जी को इनको परास्त कर पहाड़ तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया। ये मेन थे मुंज परमार। अगर आप कभी आप डालोगे नेट पे, तो अगर आप विकिपीडिया में देखोगे तो मुंज परमार का काफी नाम आएगा। तो इन्होंने परास्त कर आहट तथा चित्तौड़ पर अधिकार किया। नाडोल के चौधों को भी इन्होंने हराया। चंद्रावती कहाँ पर था? आबू में। जालोर, जिसका पूरा नाम क्या है? भीमबाल। ठीक है ना। किराड़ू, जोधपुर के अंदर है। किराड़ू के बारे में बताऊंगा कि किराड़ू को क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे। अगुड़ा, बांसवाड़ इनके अधीन थे। किनके? मुंज परमार जी के। सिंधराज परमार, एक इनके बाद में मुंजराज जी के बाद में सिंधराज परमार। सिंधराज परमार जी को परमारों का मरुमंडल महाराज कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। परमारों के मरुमंडल महाराज क्या है? मरुमंडल महाराज सिंधराज। याद रख लेना कि वे मरुमंडल मतलब मरु क्या है? मिट्टी है। मिट्टी कहाँ से आई होगी? नदी से आई होगी। और नदी पहले कौन सी इंपोर्टेंट होती है? सिंधुराज। तो सिंधुराज परमार कहाँ से? मरुमंडल महाराज कहा जाता था। और इनके बाद जो उलकराज सेगिन, अक्यराज जी, अद्भुत कृष्णराज, है ना, अद्भुत कृष्णराज जी इनका पूरा नाम है। क्या हुआ बीच में ना, एक धरनी वाला थे। इनके धरनी वाला की बाद में आपको कभी बताऊंगा मैं। इन्होंने एक जब धरनी महाराज जी ने अपना धरनी वाला ने अपना आबू पर जो है अधिकार कर लिया। इनके बाद में देखिए हम जो पढ़ेंगे, इनके बाद में हम पढ़ेंगे धारावशी के बारे में। ठीक है, धारावशी
धारावशी के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले क्या धारावशी, देखिए विक्रम सिंह जी के बारे में, इस धारावश से पढ़ने से पहले धारावश इंपॉर्टेंट है। तो विक्रम सिंह जी के बारे में 2 लाइनें में मैं आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगी। तो देखिए धारावश, धारावश के बाद में बात करेंगे। देखिए धारावश जी जो किनके पोते थे, विक्रम सिंह जी के। विक्रम सिंह जी को एक उपाधि दी गई है महामंडलेश्वर। तो परमाणु में महामंडलेश्वर किन्हें उपाधि दी गई है, विक्रम सिंह जी को। विक्रम सिंह जी के ही परपोते हुए, ठीक है ना, कौन हुए, धारावश जी। धारावश जी वस्तुतः बहुत ही महान शासक थे। धारावश जी के बारे में अनेक उल्लेखों, अनेक शिलालेखों में भी हमें ज्ञान मिलता है कि वो कितने पराक्रमी थे, कितने वीर थे, ठीक है ना। तो कुछ बातें मैं धारावश जी के बारे में 2-3 बातें बता रहा हूँ। धारावश जी पराक्रम का जो संबंध है वो एक पटनायण मंदिर है, उसके शिलालेख से मिलता है। कि क्या मिलता है पटनायण मंदिर की शिलालेख से, ये कहा जाता है कि वो अपनी एक तीर से 3 भैंसों को भेद देते थे। कहा कहता है कि एक बाण से 3 भैंसों को भीन डालता था। और इस बात का जो प्रमाण है, आप कभी अचलेश्वर मंदिर जाइए, इस साक्षी का अचलेश्वर के मंदाकिनी कुंड, अचलेश्वर महादेव मंदिर है आबू में, वहां के मंदाकिनी कुंड पर बनी धारावश जी की मूर्ति है। उसके समान रेखा में छिद्रित, आर पार छिद्रित 3 भैंसे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे एक तीर बनाया हुआ है, वहां से चला रहे धारावश जी, और 3 भैंसों के आर पार एक तीर गया हुआ है, ठीक है। धारावश जी का ही भाई था प्रहलादन देव। कौन था प्रहलादन देव? प्रहलादन देव काफी वीर और विधान थे। मैं धारावश जी के बारे में बता दूं, धारावश जी जो थे हमारे चालुक्यों के समय भी थे, ठीक है ना। और अजमेर के चौहानों की बात करूं तो अजयपाल जी के समय भी धारावश जी थे, ठीक है ना। और भीमसेन सेकंड गुजरात के थे, भीमसेन सेकंड के टाइम में भी धारावश जी थे। तो उनका भाई भी के अजयपाल जी के समय भी होगा, ठीक है। और भीमदेव सेकंड जो हमारे गुजरात के शासक है, उनके समय भी होगा। तो प्रहलाद देव जी वीर और विधान शासक थे, जिनकी वीरता और विधाता का प्रशंसा सोमेश्वर जी मैंने बताया था जी, अजमेर के चौहानों के वहां सोमेश्वर जी, ठीक है ना। अजयपाल जी के टाइम में सोमेश्वर जी एक विधान हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने एक कीर्ति कौमुदी लिखा है, उनके अंदर जो है प्रहलादन देव के बारे में लिखा। उन्होंने कि एक वीर और विधान थे। प्रहलादन देव खुद एक विधान थे, तो उन्होंने कोई एक नाटक की रचना की थी। उस नाटक का नाम था पात पराक्रम वियोग, ठीक है। क्या नाम था? पात पराक्रम वियोग। अपने नाम से, उनका नाम क्या था? प्रहलादेवन। तो अपने नाम से उन्होंने प्रहलादनपुर नामक एक कस्बा बसाया, एक नगर बसाया। तो जो प्रहलादनपुर है उसको आज हम कहते हैं पालनपुर। आपने देखा होगा जब आप माउंट आबू जाते हैं तो माउंट आबू की जस्ट बाद में गुजरात आती है, तो अपने राजस्थान और गुजरात की सीमा पर पालनपुर पड़ता है। पालनपुर हालांकि गुजरात में है, ठीक है ना। तो ये किसने बसाया? हमारे प्रहलादेव जी ने। तो पालनपुर किसने बताया? प्रहलादनपुर नामक नगर बसाया। प्रताप, इनके बाद में देखिए, इनके बाद में हमारे प्रताप जी हुए, ठीक है ना। प्रताप जी जो थे उन्होंने क्या, जो जेठकर्ण थे मेवाड़ के नरेश, उन पर आक्रमण किया प्रताप सिंह जी ने, जेठकर्ण के मेवाड़ के नरेश पर, और चंद्रावती आबू पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन प्रताप के जो वंशज थे विक्रम सिंह सेकंड, इनके समय क्या हुआ, जालोर के चौहानों ने इन पे आक्रमण किया, और चंद्रावती यानी आबू के जो पड़ता है उसको पश्चिम भाग पर इन्होंने, जालोर के चौहानों ने अधिकार कर लिया। और 1311 में सिरोही के चौहान, जब मैंने सिरोही के चौहान पढ़ाया तो मैंने लुम्बा जी के बारे में पढ़ाया था, तो उसने बताया भी था कि चंद्रावती में, तो 1311 में सिरोही की चौहान लुम्बा ने चंद्रावती आबू पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। और ऐसे जो है हमारे आबू के परमार की यहाँ समाप्ति होती है शाखा की, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मालवा के परमार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मालवा के परमार। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।